आज हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है ना। चलिए, चैप्टर नंबर 9 मैथ से, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज चैप्टर को इस्तेमाल शुरू करने से पहले हम लोग वही काम करेंगे जो कि हम लोग हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले करते हैं, है ना। उसके पहले कुछ बेसिक से चीज़ों को समझते हैं, कुछ डेफिनेशन को समझते हैं, उस चैप्टर के मतलब को समझते हैं। उसी प्रकार के चीज़ों को पहले हम लोग समझेंगे, तब आएंगे इस चैप्टर में कि आखिर ये चैप्टर है किस बारे में, है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है अपना, जल्दी बढ़ जाओ, अब स्टार्ट ही हो रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चैप्टर का हेडिंग पहले डाल लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये दो अलग अलग भाग में बटा हुआ है। पहला हमारा भाग है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और दूसरा हमारा भाग है आइडेंटिटीज का। ठीक है ना, दो अलग अलग भाग में बटा हुआ है। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा, इधर एक अलग उधर एक अलग। तो चैप्टर हमारा दो अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड है। पहला हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरा हमारा आइडेंटिटीज है। तो हम लोग इसी प्रकार से एक एक करके दोनों को पहले पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, इसको जब तक हम लोग खत्म नहीं करेंगे तब तक आपको आइडेंटिटी समझ में ही नहीं आएगा, है ना, एकदम ऊपर से चला जाएगा। तो आप लोग जो अभी तक सुनते आए होंगे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है ना, वो चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और आप ये भी जान पाएंगे कि आखिर वाकई में a+b का होल स्क्वायर क्या होता है ना। इसके साथ ही साथ कुछ और भी नई चीज़ आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग सबसे पहले आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, रेडी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोगों को कुछ टर्म्स हैं जो कि पहले समझ लेना चाहिए, है ना। एक दो टर्म है, हालांकि 3-4 टर्म है मेनली, उसको जब तक नहीं समझ पाएंगे ना तब तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या है आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। और जो बच्चे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्लास देखे होंगे उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मालूम होगा, है ना। चलिए, यदि आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिल्कुल एकदम नीचे से ऊपर तक चलेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म, बहुत सारे इसमें टर्म है, तो सबसे पहला टर्म हमारा आता है वेरिएबल का। सबसे पहला टर्म वेरिएबल का। देखो, वेरिएबल का ना कहीं पे नाम दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल है। जब तक आप कुछ टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो वेरिएबल क्या है समझते हैं इसको। देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल जो है ना वो एक अलग वर्ड से निकला हुआ है जिसका नाम है वेरी, VARY, वेरी। वेरी से निकला हमारा वेरिएबल, और वेरी का मतलब होता है चेंज। वेरी का मतलब चेंज, जो कि चेंज हो सकता है। अब सवाल है कि चेंज क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, समझते हैं। अब देखो, तो वेरिएबल का एग्जाम्पल हमारा होता है जो भी आप पढ़ते हैं ना सवालों में, सवाल के बीच में X, Y, Z, P, Q, R, S, A, F, G इस प्रकार का आप पढ़ते हैं ना अल्फाबेट, यही हमारा वेरिएबल है। तो एग्जाम्पल जो मशहूर सब है वो लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। X है, Y है, Z है, P है, Q है, फिर से R है, S है, T है, एटसेट्रा, और भी बहुत प्रकार के हैं। तो जब भी आपको सवाल में कुछ इस प्रकार के अल्फाबेट नजर आते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल। लेकिन थोड़ा सा यदि गौर किया जाए ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी, मतलब कि चेंज, ये चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने कोई सवाल बनाया, फॉर एग्जाम्पल पहला आपने सवाल बनाया, उसमें x का वैल्यू आ गया 2, दूसरा सवाल आपने बनाया x का वैल्यू आ गया 4, तीसरा सवाल आपने बनाया x का वैल्यू आ गया 9। तो क्या यहाँ पे x का वैल्यू बार बार अलग आ रहा है ना, यही है चेंज हो सकता है, बस यही चीज है। तो मतलब ये हो गया कि हमारे जितने भी वेरिएबल होते हैं ना
वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, बदल सकता है, ठीक ना। तो जितने भी हमारे वेरिएबल है एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी और भी बहुत सारे होते हैं, जो भी आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक आप जो चाहें लिख सकते हैं, वो सारा हमारा वेरिएबल ही कहलाएगा, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलग अलग वेरिएबल का अलग अलग आंसर आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा हमारा वैल्यू है जो कि चेंज हो सकता है। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर वेरिएबल के बाद हमारा आता है कांस्टेंट, दूसरा वाला टर्म। वेरिएबल के बाद कांस्टेंट, या फिर बहुत सारे बुक में ना इसको कांस्टेंट टर्म भी कहा गया है, कांस्टेंट टर्म भी इसको कहा गया है। तो आप कांस्टेंट बोलना चाहें तो भी ठीक है, या फिर आप कांस्टेंट टर्म बोलना चाहें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये चेंज नहीं हो सकता। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, कभी ये बदलेगा नहीं, है ना। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड, ये कभी बदलेगा नहीं। फिक्स्ड मतलब क्या हो गया, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ये कभी भी बदल नहीं सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं यहाँ पे 1 2 5 9 11 15, ये सब क्या है हमारा, अच्छा आपको लग रहा होगा कि क्या सर केवल ऐसा ही नंबर हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा नंबर भी हो सकता है 3/-3/4, ऐसा नंबर भी हमारा हो सकता है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए किसके, कांस्टेंट के। तो जब भी सवाल में आपको इस प्रकार के नंबर नजर आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, कांस्टेंट है ना। अब लिखा हुआ है कि फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। चलिए कैसे चेंज नहीं होता समझिए। क्या आप कभी भी 1 के जगह पर 2 लिख देंगे क्या, नहीं, 1 का अपना वैल्यू है, 2 का अपना वैल्यू है, सही बात है ना। जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं, 7 के जगह पे आप 8 लिख दीजिएगा क्या, नहीं। कोई बोले कि बेटा 7 और 7 को ऐड करो, तो आप क्या 8 और ऐड करके बता दीजिएगा, मारो करेगा वो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो मतलब कि इसका फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकता है कभी भी, है ना। तो ये फिक्स हो गया। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। इसके बाद फिर आता है हमारा, इन दोनों में कोई डाउट नहीं ना, चलिए इन दोनों का आता है कॉम्बिनेशन, जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि इन दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा ना, दोनों को आपस में एक साथ मिला दीजिएगा तो क्या आएगा, आपको आइडिया चल गया होगा क्या आएगा, मालूम है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है हमारा, टर्म्स क्या है, TERMS, टर्म्स क्या है, देखिए टर्म्स कुछ नहीं है, बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इन दोनों का आपस में मिला दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, जो बनेगा वो हमारा टर्म कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज, लिख दीजिए, और नॉन एज टर्म्स। क्या लिखा हुआ है, यदि थोड़ा सा गौर किया जाए स्टेटमेंट पे, क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। मतलब क्या हुआ इसका, एग्जांपल देखिए ज्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल यदि हम लिखना चाहें तो चलिए 2x, 4y, 8z, 7/9 किसको लेना चाहते हैं, p को, p ले लीजिए। उसके बाद -3/4 किसको लेना चाहते हैं, r को, r, एटसेट्रा। ये सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल है टर्म्स का, क्योंकि देखिए 2x है, ये 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। तो क्या वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हुआ, बिल्कुल हुआ ना, कंबाइन कर दिया कि हमारा टर्म बन गया। उसी प्रकार ये वाला देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारा हमारा एग्जांपल किसका है, टर्म्स का है। तो टर्म्स जब भी बोलेगा ना तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिला हुआ होगा, है ना। अब एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो सवाल ये है, चलिए हाँ बड़ा मशहूर सा सवाल है, आप थोड़ा सा सोच के हमको जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए
थोड़ा सा सोच के हमको जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए, क्या 4 केवल अकेला हमारा एक टर्म है क्या? 4 अकेला है, इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, क्या ये एक टर्म कहलाएगा? क्या ये एक टर्म कहलाएगा? जरा सोचिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका किसका, वेरिएबल का और कांस्टेंट का, लेकिन यहाँ पे तो आपको केवल कांस्टेंट ही दिख रहा है, वेरिएबल तो है नहीं। तो क्या आपके समझ से ये टर्म हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे कि नहीं, टर्म नहीं हुआ, आपके समझ से होना चाहिए ना, कि क्योंकि सर आपने लिखा है कि वेरिएबल और कांस्टेंट हमारा दोनों कहलाता है टर्म, लेकिन आपने तो केवल यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, वेरिएबल तो है नहीं। तो आपके हिसाब से ये टर्म होना चाहिए, सॉरी टर्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये टर्म है। मालूम है क्यों? क्यों मालूम है? याद कीजिए अपना चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हाँ, नहीं वो वाला नहीं है, जीरो वाला है, बताते हैं। याद आया कुछ? एक्सपोनेंट का रूल नंबर आप याद कीजिए, 6 वाला। चलिए अब देखिए जरा होता क्या है, जब भी कोई कांस्टेंट होता है ना, इसके साथ इनविजिबल आपको दिखता नहीं है, लेकिन होता है, क्या होता है? x का पावर 0 होता है। आप 0 को कुछ समय के लिए भूल जाइए, ठीक ना, लेकिन हमेशा किसी न हर एक कांस्टेंट के साथ ना ये x वेरिएबल होता ही होता है, हालांकि वो आपको दिखता नहीं है क्योंकि हम लोग लिखते नहीं है ना, लेकिन ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब आपको मालूम है एक्सपोनेंट का रूल नंबर 6 कि जब ऐसा होता है x का पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोबारा क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 भी हमारा क्या है? अपने आप में एक टर्म है, टर्म है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि आपको दिखता तो नहीं है लेकिन होता है ना। इसीलिए ना आप इसका जब पावर लिखते हैं, किसी भी का यदि पावर 0 रहता है तो आप 1 लिखते हैं, आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 ही आ जाता है हमारा, है ना। तो 4 भी हमारा क्या है? अपने आप में एक टर्म है। कोई डाउट इसमें? अब याद रहेगा। चलिए, अब जब इतना हो गया तो हम यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल में और लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4, 9, 8, ये सभी हमारा क्या हो गया? टर्म का एग्जाम्पल हो गया। तो कोई पूछे कि ये कैसे है टर्म बताइए, तो आप इस प्रकार से करके बता देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, अब एक और सवाल पूछना चाहते हैं हम, थोड़ा सा एक और सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल ये था, सवाल ये था, थोड़ा सा क्या सवाल था भूल भी गए। अच्छा याद आ गया तो बता देंगे, ठीक है ना, दिमाग में अभी चल रहा था लेकिन भूल गए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ याद है, समझ में आ गया, टर्म तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं क्या सवाल था। चलिए खैर बता देंगे आगे आएगा तो। चौथे नंबर में हमारा आता है एल्जेब्रिक, नहीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा आता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपका हेडिंग दिया हुआ है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? देखिए सबसे पहले टर्म्स को देखिए। टर्म हमारा क्या था? कॉम्बिनेशन था किसका? वेरिएबल और कांस्टेंट का। एल्जेब्रिक हम एक्सप्रेशन हमारा कॉम्बिनेशन होता है केवल और केवल टर्म्स का। किसका? टर्म्स का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे combination of terms are known as algebraic expressions। किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए? टर्म्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। चलिए अब
मतलब क्या हुआ इसका एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा, यही दोनों का ले लेते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है देखिए, तो 2x है और 4y है, चलिए प्लस 4y कर लीजिए। क्या दो टर्म का कॉम्बिनेशन हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये हमारा कहलाएगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, ये दोनों है ना, चलिए ये 1 2 3 को साथ में ले लेते हैं हम लोग, ठीक ना। क्या क्या है जरा बताइए। 8z है, 8z, चलिए माइनस ले लीजिए, -7/9p, फिर से प्लस ले लीजिए, माइनस, अच्छा चलिए यहाँ पे माइनस है ना, चलो प्लस ही ले लो, माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाओ, 3/4r। ये भी हमारा क्या है, एग्जाम्पल है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा हमारा टर्म्स है ना। चलिए कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा यदि और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फिर। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा हो गया, और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे यदि कहा जाए तो आप यहाँ पे 4 + 9 - 8, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है एग्जाम्पल, क्योंकि ये भी हमारा खुद में क्या है, एक टर्म है ना। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि कोई डाउट नहीं है तो अब थोड़ा सा यदि इसके हेडिंग पे ध्यान दिया जाए, चैप्टर के हेडिंग पे लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है आपको मालूम चल गया। तो ये छोटा सा एक टर्म समझने के लिए आपको ये 3 अलग अलग टर्म समझना पड़ा, है ना। तो अब आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो गया होगा कि वाकई में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा होता क्या है ना। चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आप थोड़ा सा हमारा मेन कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें आता है, चौथा तो हो गया, पांचवा में आता है हमारा फैक्टर्स। क्या आएंगे, फैक्टर्स आएंगे। फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं देखिए, चौथा हो गया, पांचवा देख लीजिए यहाँ पे फैक्टर्स। फैक्टर्स को समझने के लिए हम किसी भी एक टर्म का एग्जांपल लेंगे। टर्म, क्या कह रहे हैं, टर्म। चलिए यहाँ पे तो बहुत सारा टर्म है, चलो उसको छोड़ो, अपना ही कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम अलग से टर्म कोई एक। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल 5xy ले लीजिए, एक टर्म है हमारा, है ना टर्म। चलिए अच्छा चलिए यहाँ पे हमारा 2 वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई दोनों भी हो सकता है। आप 1 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मकसद यहाँ पे केवल ये है कि एक टर्म है, क्योंकि अलग अलग हमारा यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, तो टर्म बन गया हमारा। देखिए जरा ध्यान से, फैक्टर हमारा कहलाता क्या है, टर्म में जो अलग अलग चीजें आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तब जाके वो हमारा टर्म बना है ना, टर्म बना है ना। जैसे 5 मल्टीप्लाई हुआ x से तो 5x बन गया, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ y से तो 5xy बन गया हमारा। तो जो जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है वो खुद में एक फैक्टर है, खुद में एक फैक्टर है। एग्जांपल देखिए अब, जैसे यदि इसका फैक्टर का बात करें 5xy का, तो इसका फैक्टर हमारा निकलेगा 5x और y, ये खुद में इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता क्या है, यदि आप उसको डिवाइड करें तो पूरी तरीके से कट जाए। जैसे यदि आप 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 कट जाएगा, x से डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, y से डिवाइड करेंगे y कट जाएगा, हमारा बात खत्म। जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं। जैसे हम लिखे हुए हैं 25 और हम कह रहे हैं कि 5 जो है ना 25 का फैक्टर है। 25 का फैक्टर कौन है, 5 है ना। तो फैक्टर का मतलब ये होगा कि जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो पूरी तरीके से काट देना चाहिए। क्या काटता है वाकई में, देखिए काट दिया। तो ये हमारा 5 क्या निकला, ये 5 क्या निकला, हमारा फैक्टर निकला। किसका फैक्टर निकला, 25 का फैक्टर निकला हमारा। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे दिया हुआ एक टर्म दिया हुआ है हमारा। तो इस टर्म का फैक्टर हमारे कौन कौन होंगे, ये खुद होंगे। इन खुद से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारा कट जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि 5 से 5 कटेगा, x कटेगा और y से y कट जाएगा। फैक्टर हमारा टर्म में ही छुपा हुआ होता है, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहा है ना
5 इंटू एक्स इंटू वाई, वो खुद में क्या है, अपना एक फैक्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक एग्जांपल थोड़ा सा और ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल आपके समझने के लिए, 9x, इसका फैक्टर हमारा क्या होगा, 9 और x होगा, ये हमारा फैक्टर कहला गया, बात खत्म। ठीक है, चलिए फैक्टर के बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं अपना चौथा, पांचवा हो गया, पांचवा के बाद फिर छठा नंबर हम लोग पढ़ते हैं कोएफिशिएंट। क्या पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट, छठवां नंबर। कोएफिशिएंट हमारा क्या है, देखिए कोएफिशिएंट हमारा कहलाता है द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म is called its coefficients। ये समझने वाली बात है, इसको हम लोग अभी समझेंगे कि कोएफिशिएंट आखिर होता क्या है। देखिए सेंटेंस में ही आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। जैसे न्यूमेरिकल फैक्टर का बात कहा गया है ना, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ज़्यादा समझ में आ जाएगा हम लोगों को। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल आप ले लीजिए, चलिए एग्जांपल आप ले लीजिए 14xy का, 14xy का। तो हमको मालूम है कि यदि हमारा 14xy है तो खुद में ये तीनों क्या है, फैक्टर है। जैसे ऊपर वाले में से हम लोग जानते हैं खुद में फैक्टर है, तो ये हमारा क्या एक टर्म है ना, एक टर्म है, और ये खुद में हमारा एक एक क्या है, फैक्टर है। इसका जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब क्या, जिसका नंबर में हो, है ना, वही कहलाएगा इस टर्म का कोएफिशिएंट। जैसे आप बताइए 14xy में न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है, 14 है हमारा, तो 14 कहलाएगा इस टर्म का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 14 इज द कोएफिशिएंट ऑफ 14x, नहीं आप यहाँ पे ऐसे लिखिए 14 इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, xy का इन दोनों का कोएफिशिएंट हमारा क्या कहलाएगा, 14 कहलाएगा। बात खत्म। एक एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 18y का, ठीक ना। चलिए तो इसमें हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है, 18 है, तो 18 कहलाएगा y का कोएफिशिएंट, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 18 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो y का ही हो गया हमारा कोएफिशिएंट। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब जब इतना चीज समझ में आ गया है तो यहाँ से हम लोगों ने सीख लिया वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना 7वां नंबर, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में पॉलिनोमियल क्या होता है आपको मालूम होने चाहिए, है ना। चलिए देखिए अब जरा ध्यान से, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। 7वां नंबर में पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का यदि डेफिनेशन लिखा जाए तो ये हो सकता है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग वन और मोर देन वन टर्म्स विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे हम लोग, ठीक ना। चलो क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे लिखिए an algebraic expression having one or more than one term with
जीरो नन जीरो कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट अब समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा हम लोग गौर से। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया हमारा। उसके बाद हैविंग वन और मोर देन वन टर्म, हैविंग वन और मोर देन वन टर्म, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है, एक से ज्यादा टर्म भी हो सकता है, ठीक है ना। तो विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट, लेकिन कोएफिशिएंट जो हमारा कहलाता है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। नन जीरो का मतलब क्या, देखिए जीरो का मतलब तो जीरो आपको मालूम है, वो बाद में नन लग गया मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सटीक एग्जांपल है ना। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें एक से ज्यादा, एक या फिर एक से ज्यादा भी टर्म होने चाहिए, है ना। और उसका जो हमारा कोएफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख लिया जाए, चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग एक एक करके। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या कहा था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें एक भी टर्म हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। चलो तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, लेकिन उसका जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 5x एक टर्म है हमारा, ये 5x एक टर्म है। आगे उसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यहाँ पे जगह क्यों छोड़ रहे हैं अभी मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। 5x हो गया, उसके बाद फिर क्या कहा था, एक टर्म भी हो सकता है, एक से ज्यादा टर्म भी हो सकता है। तो चलिए अब दो टर्म वाला आप लिख लीजिए, दो टर्म में आप 4x प्लस 9 कर लीजिए। अच्छा चलो बार बार x ठीक नहीं लग रहा तो भाई कर लो, है ना। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिख लो, तीन टर्म वाला, एक टर्म वाला हो गया, दो टर्म वाला हो गया, तीन टर्म वाला लिख लीजिए आप लिख लीजिए 5x, चलो 5 तो है ही यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख लीजिए 9x प्लस 14y माइनस 12 हो गया। तो क्या ये पूरा का पूरा नियम मेरा यहाँ पे फॉलो हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, और टर्म्स तो यहाँ पे एक ही है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अभी पोलिनोमियल का ना, तो पोलिनोमियल के डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है टर्म्स, है ना। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे नन जीरो कोएफिशिएंट भी नहीं है, यानी कि जीरो क्या कहीं पे है, नहीं है, तो सटीक बैठ रहा है हमारा फिलहाल अभी। अब पोलिनोमियल आपका तीन प्रकार का होता है, पहला आपको मालूम होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। तो जो मोनोमियल हमारे होते हैं, मोनोमियल में हमारे क्या होते हैं, याद कीजिए जल्दी, मोनोमियल में हमारा एक टर्म होता है, मोनोमियल में एक टर्म होता है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा मोनोमियल का, और इसमें ये हमारा मोनोमियल के बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल में हमेशा दो टर्म होते हैं, देख लीजिए दो टर्म हो गया। उसके बाद तीन टर्म जिसमें हो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि पोलिनोमियल हमारे क्या होते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कि हमारा टर्म्स एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल एक से ज़्यादा हो सकता है, एक टर्म हो गया, यहाँ पे दो टर्म, तीन टर्म, है ना। चलिए उसके बाद फिर हमारा पोलिनोमियल तीन प्रकार का होता है, मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म, ट्राइनोमियल में तीन टर्म। हालांकि यदि आप थोड़ा सा और इसको गहराई से जानना चाहेंगे तो मोनो का मतलब होता है वन, बाई का मतलब होता है टू, और ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो वन से वन टर्म, टू से टू टर्म, थ्री से थ्री टर्म, बात खत्म, ठीक है। चलिए इतना यदि आपको समझ में आ गया है
तो अब एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, बस एक छोटा सा टॉपिक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, थोड़ा सा हम लोग इसको भी जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कुछ और चीज़ों को समझने के लिए, है ना। हालांकि उधर तो जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखना चाहेंगे। चलिए 7 हो गया, 8 यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 8 नंबर। तो 7 नंबर आप लिखने के बाद है ना 8 नंबर यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है आप लोग भी। चलिए 8 नंबर में हमारा है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या है, बड़ा आसान है। जैसे एग्जांपल यदि लेना चाहे ना, देखिए एग्जांपल इसका भी बड़ा आसान एग्जांपल है। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए चलिए 2x, 7y, 19xyz, 12y, 26x, 95xyz। एग्जाम्पल काफ़ी है, एग्जाम्पल इतना काफ़ी है। चलिए अब समझते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अभी ये अनलाइक अनलाइक नहीं हम लोग डिफाइन किए हैं, है ना। चलिए देखिए अब ध्यान से, अनलाइक और लाइक का मतलब ये होता है ना कि इसमें जो एक जैसा दिखने में लग रहा है उसको एक साथ लाइए, और जो एक जैसा दिखने में नहीं लग रहा है उसको अलग कर दीजिए। जैसे इसमें एक जैसा आपको दिखने में क्या लग रहा है, 2x के जैसा 26x। देखिए इसमें ना हम लोग कांस्टेंट को नहीं देखते हैं, इसमें हम लोग वेरिएबल को देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे भी x था केवल, यहाँ पे भी x है केवल, है ना। तो आप यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं 2x और 26। चलिए एक काम कीजिए, हाँ चलो ठीक है, 26 2x और 26x, ये हमारा एग्जांपल हो गया लाइक टर्म्स का, ठीक ना। क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, वेरिएबल सेम है, तो हमारा लाइक टर्म हो गया। उसके बाद ये तो हमारा पहला हो गया। उसके बाद फिर y वाला देख लीजिए, एक y यहाँ है और एक y वाला यहाँ पे है ना। तो एक हमारा हो गया यहाँ पे 7y और 12y, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं क्योंकि एक जैसे देखने में लग रहे हैं हमारे। एक जैसा में आप ऐसा नहीं कह देना कि सर ये तो 7 है 12 है, नहीं। एक जैसा का मतलब है कि यहाँ पे वेरिएबल सेम होना चाहिए, है ना। तो वेरिएबल आपका देखिए y y x x। अब एक और जो बच गया हमारा यहाँ पे, वो बच गया हमारा यहाँ पे देखो 19xyz, यहाँ पे भी 95xyz, है ना। तो 19xyz और दूसरा हो गया हमारा 95xyz। तो जो एक जैसा देखने में लग रहा था हम लोगों ने उसको एक जगह पे रख दिया, है ना। और जो एक जैसा देखने में नहीं लग रहा था, जैसे 2x और 26x, एक जैसा देखने में लग रहा था, इसको हम लोग एक जगह कर दिए। और इससे जो है ना ये अलग लग रहा था, इसको अलग कर दिए हम लोग। इससे ये अलग था, अलग कर दिए। यानी कि जो एक जैसा देखने में आपको लगे उसको एक साथ कर दीजिए, और जो थोड़ा सा पटांग देखने में लगे उसको अलग कर दो, है ना, उसको किसी और के साथ जोड़ दो। तो ये हो गया हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। आई होप आपको ये पूरा का पूरा 8 टॉपिक समझ में आया होगा, 8 अलग अलग टर्म्स। स्क्रीनशॉट आप इसका ऑनलाइन वाले बच्चे ले सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के, लाइक और अनलाइक टर्म्स को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, इन सभी को हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने आइडेंटिटीज पे। आइडेंटिटीज अभी हम लोगों ने नहीं किया है, अभी केवल हमारा ये चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद चलेगा हमारा आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज को पढ़ने के लिए भी हम लोग एक इंट्रोडक्शन क्लास पहले इसी प्रकार से लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले वाले क्लास में हम लोग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारा कुछ सीखेंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और कहीं पे यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।